वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुछ टॉपिक एमडी के कवर किए थे मशीन डिजाइन के, तो ये आपका पहला चैप्टर चल रहा है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं मैकेनिकल के, उनको जल्दी से जल्दी जोड़ो चैनल पर, ठीक है। तो पिछली वीडियो में यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि थ्योरी ऑफ फेलियर, जो अंगों के असफल होने के सिद्धांत है, वो कितने बताए थे मैंने। यहाँ पर 3 के बारे में मैंने आपको बता चुका था कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये होती क्या है। और नंबर चौथी जो मैंने बताई थी, फोर्थ नंबर की, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है आपकी लिखी हुई, जो ये लिखी हुई है, ये थोड़ा गलत है, आप सही से लिख लेना, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है डिस्ट्रॉयसन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। ये जो है सबसे पहली वाली मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, देखो दूसरे नाम से भी आ सकती है एग्जाम में कि रैंकिन थ्योरी क्या होती है, ठीक है। रैंकिन थ्योरी के नाम से भी ये आ सकती है, तो आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी ही लिख कर आनी है। ये जो सिद्धांत होता है, ये जो तनाव और संपीड़न के असफल पर आधारित होता है, ठीक है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, जो आपका टेंशन और कंप्रेशन में जो के कारण जो असफल होती है, उसी के आधार पर ये आधारित होती है। ओके, इससे पदार्थों जो अपेक्षाकृत शीयर में मजबूत होते हैं परंतु तनाव अथवा संपीड़न में कमजोर होते हैं पर लागू किया जाता है। जहां पर कोई भी मटेरियल या पार्ट्स, जहां पर वो एक तरीके से मैं बताऊं, जैसे कि टेंशन आप उसे खींच रहे हो या संपीड़न कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, वह पार्ट्स क्या है, कमजोर है, तो वहां पर ये नियम लागू होगा, ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि जब किसी पार्ट्स पर, ठीक है, जब किसी भी आपके पार्ट्स पर मैक्सिमम मैन प्रतिबल, जो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का मान प्रत्यास्थ सीमा के प्रतिबल से अधिक हो जाए तो वह असफल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब किसी भी पार्ट्स पर हम मैक्सिमम स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसका मान यदि इलास्टिक लिमिट जो होगी, ठीक है, उसके प्रतिबल से अधिक हो जाएगा तो वह क्या होगा, पार्ट्स असफल होगा। ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी में, ये पॉइंट है मेन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नंबर 2 थ्योरी क्या थी, मिनिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। इसको क्या कहते हैं, हम गेस्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है गेस्ट थ्योरी, ठीक है, तो उसके नाम से भी आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ही लिख कर आनी है। ओके, तो इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि कोई भी पार्ट्स तब असफल होगा तब उस पर अधिकतम कर्तन प्रतिबल और आपका सरल तनाव परीक्षण में असफल होने के कर्तन प्रतिबल जितना हो जाएगा। कहने का मतलब है, कोई भी पार्ट्स है आपका, तो वह असफल कब होगा, वो असफल जब होगा जब उस पर मैक्सिमम जो आपका शियर स्ट्रेस है, स्ट्रेस और सरल और तनाव परीक्षण में, जब परीक्षण करोगे आप, उसमें असफल होने की कर्तन प्रतिबल जितना होगा, मतलब शियर स्ट्रेस के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, जो स्ट्रेंथ थ्योरी, सॉरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी। ये क्या कहती है, ये कहती है कि इसके अंतर्गत यह मानते हैं कि जब किसी भी पार्ट्स पर अधिकतम विकृति जो आपकी होती है स्ट्रेंथ, ठीक है, सरल तनाव परीक्षण में असफल होने की अधिकतम विकृति के बराबर अथवा अधिकतम हो जाएगी। जब किसी भी हम पार्ट्स पर अधिकतम स्ट्रेन, ठीक है, सरल तनाव परीक्षण में असफल होने की जो अधिकतम विकृति है उसके बराबर आ जाएगी, तो या अधिक हो जाएगी, या तो बराबर होगी या अधिक हो जाती है, तो वह क्या होगा, पार्ट्स असफल हो जाएगा। इसे सेंट विनेट का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय नहीं है। ओके, नंबर 4 है आपका मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। ये है आपकी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको 3 थ्योरी बताई थी, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चल रही है आपकी इसको क्या कहते हैं, हैक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हैक सिद्धांत से यदि एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको यही लिख कर आनी है, ठीक है। तो यहाँ पर है असफलता के भविष्य कथन के लिए, ठीक है, असफलता के भविष्य कथन के लिए कुल विकृति ऊर्जा, ठीक, हालांकि जो आपका अच्छा आदर्श नहीं माना जाता, ठीक, कुल विकृति, और हालांकि अच्छा आदर्श नहीं माना जाता क्योंकि यह विश्वास किया जाता है कि 3 दिशाओं में समान प्रतिबल से असफलता संभव नहीं है, ठीक। तो समान प्रतिबल के कारण योगदान को दूर करने को हम औसत प्रतिबल लेते हैं, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है, इसके ये ध्यान रखनी है बस आपको, वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट है डेस्ट्रॉन एनर्जी थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत पर आधारित विरूपण ऊर्जा किसी मशीन अवयव के किसी बिंदु पर
सरल तनाव परीक्षण में असफलता पर प्रति इकाई आयतन विरूपण ऊर्जा के साथ प्रति इकाई आयतन विरूपण ऊर्जा से तुलना करने पर प्राप्त की जाती है। ओके, तो तनाव तथा कर्तन भार के अंतर्गत इस्पात के नमूने में असफलता बताने के लिए विरूपण ऊर्जा सिद्धांत काफी यथार्थ है। मतलब ये जब हमें किसी भी पार्ट्स में इस्पात में नमूने लेते हैं हम, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले नमूना ही लेते हैं, सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो उसकी असफलता फेलियर बताने के लिए ये जो थ्योरी है ये कारगर साबित होती है, ठीक है। तो इसने कहा है कि किसी भी मशीन के अवयव मतलब पार्ट किसी बिंदु पर उसके किसी भी बिंदु पर सरल तनाव परीक्षण में, यहाँ पर एक परीक्षण होता है, ठीक है, वो विभिन्न प्रकार के परीक्षण आपने पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो मैं बताऊं एमएमएस में आपने परीक्षण पढ़े होंगे कई प्रकार के, वहां पर होगा ये सरल तनाव परीक्षण में असफलता पर प्रति इकाई आयतन विरूपण ऊर्जा के साथ जो डिफॉर्मेशन एनर्जी के साथ प्रति इकाई आयतन विरूपण ऊर्जा से तुलना करेंगे हम उस पर करने पर प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? डिस्टॉर्स एनर्जी, ठीक है। तनाव तथा कर्तन भार के अंतर्गत इस्पात के नमूने में हम असफल निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप एमडीई के न्यूमेरिकल्स निकालते हो तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला और ये थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं बताना चाहूँगा ये थ्योरी आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए जब एमडीई के न्यूमेरिकल्स निकालोगे। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बताऊँ मैं ये क्या होती है, किसी मशीन के अंग द्वारा किसी स्थायी विरूपण के बिना सहन किए गए अंतिम प्रतिबल, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस तथा कार्यकारी वर्किंग स्ट्रेस का अनुपात होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, सुरक्षा गुणांक। ये क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला है अंतिम प्रतिबल अपॉन कार्यकारी प्रतिबल, ठीक है। सुरक्षा गुणांक निकालने की आवश्यकता होती है न्यूमेरिकल्स में, जैसा कि जब हम न्यूमेरिकल्स सीखेंगे तो वहां पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अभी हमने दो प्रतिबल पढ़े हैं, जैसा कि अंतिम प्रतिबल और कार्य प्रतिबल। जो फॉर्मूला था फैक्टर ऑफ सेफ्टी में, वहाँ पर आपने पढ़े होंगे कि अंतिम प्रतिबल अपॉन जो अभी था कार्यकारी प्रतिबल। तो यहाँ पर देखते हैं अंतिम प्रतिबल क्या होता है। अंतिम प्रतिबल क्या होता है ये देखना है, अल्टीमेट स्ट्रेस। जिस भार के लगाने पर पदार्थ टूट जाता है उसे अंतिम भार तथा इस समय के प्रतिबल को अंतिम प्रतिबल अथवा तन्यता तनाव की दशा में कहते हैं। अंतिम प्रतिबल का मान ब्रेकिंग के टाइम बल को पदार्थ के ब्रेकिंग पॉइंट पर प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भाग करके ज्ञात किया जा सकता है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। क्या कहा है इसने? जब कोई भी पार्ट्स पर हम बाह्य बल लगाते हैं, भार लगाते हैं तो पदार्थ टूट जाता है, तो इसे अंतिम भार तथा इस समय के प्रतिबल को, जो भी प्रतिबल होगा उसको हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि ब्रेकिंग के टाइम बल को पदार्थ के ब्रेकिंग पॉइंट पर, पदार्थ के ब्रेकिंग पॉइंट पर जो टूटने वाला पॉइंट है उस पर प्रारंभिक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से भाग करके ज्ञात किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको मालूम हो गया कि अंतिम प्रतिबल क्या होता है। अब देखो यहाँ पर कार्यकारी प्रतिबल की बात करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। कार्य लेते समय पदार्थ पर प्रतिबल का मान उसकी इलास्टिक लिमिट से कम ही रखा जाता है। अतः कार्य करते समय, जब हम कार्य करेंगे उस समय किसी पदार्थ पर जितना अधिकतम प्रतिबल मानना होता है उसे वर्किंग, जितना भी अधिकतम मैक्सिमम प्रतिबल मानना होता है उसे वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं, मतलब कार्य करने के दौरान इस समय लगाए गए भार को सेफ लोड कहते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे नेक्स्ट है इंपोर्टेंस इन डिजाइन ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या है, ठीक है, महत्व क्या है सुरक्षा गुणांक का डिजाइन में। तो ये समझो, किसी मशीन असेंबली के घटक अंगों पर इसके कार्य के दौरान विभिन्न प्रकार के भार लगे होते हैं, ठीक है, तथा ये भार उन घटकों अंगों के पदार्थ में बारी बारी से प्रतिबल उपजाते हैं, क्लियर। डिजाइनर द्वारा यह सुनिश्चित होना चाहिए कि क्षण अनुमेय प्रतिबल अधिकतम नहीं होगा, तो इसलिए उपयुक्त सुरक्षा गुणांक का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। जो हम असेंबली करते हैं, असेंबली करने के दौरान, और उसके अलग अलग पार्ट होते हैं असेंबली में, जब तो हम असेंबल करते हैं, ओके। तो उस दौरान क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भार लगे होते हैं हर पार्ट्स पर, ठीक है। किसी दूसरे पार्ट्स पर किसी दूसरा पार्ट्स लगा होगा तो उस पर क्या है, लोड काम कर रहा है। तो जो ये भार हैं, जो लोड हैं, उनके जो आपके दूसरे वाले पार्ट्स है उस पर बारी बारी से क्या करते हैं, जो प्रतिबल उपजाते हैं, मतलब ठीक है, तो उपजते हैं वहां पर प्रतिबल। डिजाइनर द्वारा क्या काम होता है उसका, कि क्षण भर में अनुमेय प्रतिबल अधिकतम नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, उसकी थॉट होती है, ठीक है। तो इसलिए उपयुक्त सुरक्षा गुणांक का प्रयोग हम करते हैं। अब देखो यहाँ पर मेन पॉइंट है आपका मशीन अभिकल्पन के अंतर्गत विभिन्न पद, स्टेप्स इन मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन करते समय हम कौन कौन से स्टेप्स यूज करते हैं, ठीक है। यद्यपि इन चरणों का क्रमबद्ध अनुसरण अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है, क्रम क्रम से हम नहीं कर सकते, ये कोई वो नहीं है कि क्रम से ही करना है, ठीक है। इसलिए एक ही उद्देश्य तथा कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की डिजाइन की हुई मशीनें देखने में आती हैं। सामान्यतः डिजाइन के लिए मूल रूप से निम्न चरणों में कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। वो चरण है कौन कौन से, देख लो। सबसे पहला, डिजाइन की जाने वाली मशीन
ठीक। डिजाइन की जाने वाली मशीन या अंग के विषय में इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि उसे किस उद्देश्य से के लिए बनाया जा रहा है या किस उद्देश्य के लिए बनाया जाना है। ठीक है, ये पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट है, मशीन द्वारा वांछित गति उपलब्ध करा सकने हेतु आवश्यक है यंत्र विन्यास जो मैकेनिज्म है। डिजाइन की जाने वाली मशीन या अंगों द्वारा वांछित सापेक्ष गति उपलब्ध करा करा सकने के लिए उन यंत्र विन्यासों का चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मशीन या उसके अंगों द्वारा पारित ऊर्जा तथा अंगों पर क्रिया करने वाले बलों तथा उसकी प्रकृति का ज्ञात होना। इसके अंतर्गत मशीन के अंगों पर स्थैतिक तथा गतिक बल ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, कि स्टैटिक फोर्स लग रहा है या ठीक है डायनेमिक फोर्स लग रहा है, उसके लिए ज्ञात करते हैं, जिसके लिए उनकी गति तथा त्वरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, अंगों के लिए पार्ट्स के लिए अधिकतम उपयुक्त पदार्थ का चयन करना चाहिए। ठीक है, मटेरियल्स का चयन भी करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अंगों के निर्माण के लिए ठीक है पार्ट्स के निर्माण के लिए की जाने वाली प्रोसेस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार का किस प्रोसेस से वो बनाया गया है, किस प्रोसेस से वो बनेगा। नेक्स्ट है, अंग का साइज तथा आकार निश्चित होना चाहिए, मतलब पार्ट्स का साइज क्या है ये भी निश्चित होना चाहिए और शेप क्या है वो भी निश्चित होनी चाहिए। ठीक है, ये भी मेन पॉइंट है। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है इसमें कि इन सभी बातों को संतुष्ट करते हुए उसमें सुधार कर उसकी अंतिम मापों को निश्चित करें, जो भी लास्ट में आपकी मेजरमेंट आएंगी उनको निश्चित करें। ठीक है, नेक्स्ट है, उसकी ड्राइंग बनाइए तथा उसकी मापों को प्रदर्शित कीजिए। नेक्स्ट है, मशीन के सभी अंगों की असेंबली दिखाइए। ओके, तो ये थे आपके इसके टॉपिक फर्स्ट चैप्टर के। टोटली आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता दूं टोटली न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ डेरिवेशंस है। डेरिवेशंस कर दोगे आप ठीक है अच्छे से, क्योंकि मैं आपको बताऊं एमडी के अंदर ठीक है एमडी के अंदर मशीन डिजाइन के अंदर सबसे पहले आपको सभी जो मैं फॉर्मूले आपको बताऊं वो सभी याद होने चाहिए। यदि आप पर फॉर्मूला आते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर लोगे। इसमें ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, इसमें केवल आपको फॉर्मूले आने चाहिए। यदि सभी फॉर्मूले आते हैं आप पर, सभी फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है, वैल्यू रखनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वे विभिन्न प्रकार के स्टेप्स में आपके उत्तर आएंगे। ठीक है, तो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं। और जुड़ने के बाद वहाँ पर क्या होगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जल्द से जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट करें जाएँ आपकी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो डाउट है लाइव क्लास में अच्छे से कवर हो पाएंगे। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।